गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भूगोल में पाठ 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नगरीकरण। आप सभी जानते हैं कि हम महाराष्ट्र के मुंबई इस महानगर में रहते हैं। ये जो महानगर है, ये क्या शुरुआत से ही ऐसा बना हुआ है? नहीं, बहुत पहले मुंबई में मुंबई की जो कंडीशन है वह कुछ गांव जैसी ही थी। यहाँ पे सिर्फ मछुआरों की ही बस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर विकास हुआ। यहाँ कारखाने का उदय हुआ, गगनचुंबी इमारतें बनी, उद्योग धंधे स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से ये जो मछुआरों की जो मूल रूप की बस्ती थी, उसका रूपांतरण शहर की तरफ हो गया। ये कुछ गांव जैसा था, लेकिन इतना ज्यादा विकास हुआ कि ये शहर में, नगर में बदल गया। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी, इस पूरी प्रक्रिया को गांव से शहर में बदलने की जो प्रक्रिया है, इसे ही हम नगरीयकरण कहते हैं। नगरीयकरण यह एक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया। इस आकृति में आप देख सकते हैं कैसे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, फिर रेल चल रही है, हाईवे है जिसपे बड़ी तेज गति से गाड़ियां दौड़ रही हैं, और बहुत सारे उद्योग धंधे इन्हीं इलाकों में होते हैं। तो ये जो आकृति है, ये हमें गांव में देखने को नहीं मिलती। गांव में बिल्कुल इसके विपरीत होता है। गांव में छोटे छोटे घर होते हैं, दूर दूर तक खेत फैले होते हैं, और घरों के बाहर जानवर होते हैं, पालतू पशु जैसे गाय बैल, जो खेती में उपयोग के लिए होते हैं, और साथ ही हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति उनसे होती है। तो गांव और शहर, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। पहले हम सुरेश और तात्या के बीच में जो संवाद हो रहा है उसको हम सुनेंगे। तात्या पहले कहते हैं, सुरेश आज मैं खेत देरी से आऊंगा, इसलिए तुम पहले जाओ। सुरेश कहता है, तात्या मेरे मन में आज कारखाने में जाने का विचार है। तात्या, क्यों रे? सुरेश, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस कारखाने में नौकरी करूं। तात्या, कारखाने में नौकरी? क्यों बेटा? सुरेश, तात्या, कारखाने में नौकरी करने से मुझे प्रति माह वेतन मिलेगा। हर महीने मुझे पगार मिलेगी। ज्यादा समय तक काम करूंगा तो और अधिक वेतन मिलेगा, मतलब ओवर टाइम करूंगा तो और पैसे मिलेंगे। और उसी प्रकार दिवाली के समय गिफ्ट के रूप में बोनस भी मिलेगा, मतलब अतिरिक्त पैसा मिलेगा। तात्या, अरे फिर खेती का क्या होगा? सुरेश, नौकरी करते करते खेती का भी काम देख लूंगा। तात्या, वह सब तो ठीक है, पर क्या यह तुझसे होगा? सुरेश, तात्या, मैं सब देखूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। हम थोड़ा भविष्य का विचार करेंगे। आज हमारा गांव जैसा दिख रहा है ना, उसमें भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तात्या, कौन सा परिवर्तन कह रहे हो तुम? सुरेश, तात्या आप थोड़ा भूतकाल में जाइए, पीछे की तरफ जाइए। पहले वाला गांव याद कीजिए। हमारे गांव कितने छोटे थे, और आज हमारे गांव की स्थिति देखिए। आज हमारे गांव के सामने कारखाना आ गया है, हमारी खेती गांव के पास है। कारखाना शुरू होने से सड़कों का विकास होगा, दवाखाने, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशासकीय कार्यालय और सुविधाएं शुरू होंगी। गांव में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाएंगी, बाहर से लोग यहाँ आकर रहेंगे। गांव का विस्तार होगा और गांव का विकास होगा। ये तात्या और सुरेश के बीच का संवाद था। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उसको हम देखेंगे। सुरेश, कारखाने में काम करने का विचार क्यों कर रहा है?
पहली बात तो सुरेश इसलिए कारखाने में काम करना चाहता है क्योंकि वहां पे नौकरी करने पर उसे हर महीने पगार मिलेगी, जो कि खेती में संभव नहीं है। खेती में 4-5 महीने काम करने के बाद जब वो अनाज तैयार हो जाता है, फिर उसको मंडी में ले जाकर बेचते हैं, तब कहीं जाकर पैसे मिलते हैं। लेकिन कारखाने में हर महीने पगार मिलेगी, अधिक समय तक काम करने पर अधिक पैसे मिलेंगे, ओवर टाइम करेंगे तो और पैसे मिलेंगे। लेकिन खेती में ऐसा नहीं होता है और दीपावली के समय उसे बोनस भी मिलेगा। इसलिए सुरेश कारखाने में काम करने का विचार कर रहा है। ग्रामीण भाग में जो खेती का कार्य होता है, ये इसमें जो लोगों को काम मिलता है वो अस्थायी होता है। मतलब उसमें ऐसा नहीं होता कि हर महीने उनको पगार मिलेगी। जब तक काम होता है तभी तक उसमें पैसे मिलते हैं। उसके बाद काम खत्म तो इंसान वापस से बेरोजगार हो जाता है। तात्या को किस बात की चिंता हो गई? अब तात्या को इस बात की चिंता हो रही है कि अगर सुरेश कारखाने में नौकरी करने जाएगा तो घर की देखभाल और खेती का कार्य कौन करेगा? और पहले के समय के जो लोग थे उनको ये चिंता तात्या की तरह ही सता रही है, क्योंकि क्या होता है कि जब व्यक्ति किसी कारखाने में नौकरी करने लगता है, काम करने लगता है, तो उसका ध्यान जो है वो खेती की तरफ हटने लगता है और वो अपने उस काम में व्यस्त हो जाता है और कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो अपने खेत भी बेचकर इस उस क्षेत्र से मुक्ति पा लेता है और सिर्फ कारखाने में या फिर कहीं पे नौकरी करने में ही व्यस्त हो जाता है। तो भविष्य में क्या होगा कि अ, गाँव में खेतों में काम करने वालों की संख्या जो है वो दिन-ब-दिन कम होती जाएगी और देश में अनाज की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। सुरेश के अनुसार गाँव में कौन-कौन से परिवर्तन होंगे? तो जब गाँव में कोई कारखाना शुरू होता है, तो सड़कों का विकास होता है, क्योंकि कारखाने में बनने वाली चीज़ें और कच्चा माल की निर्यात-आयात, इन सब चीज़ों के लिए यातायात की आवश्यकता होती है, तो सड़कें बराबर होंगी, तभी ये कार्य आसानी से हो पाएगा। फिर उस कारखाने में दूर-दूर से लोग आएँगे काम करने के लिए, तो उनके लिए अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशासकीय कार्यालय आदि सुविधाएँ भी शुरू हो जाएँगी। बाहर से लोग वहाँ पर आएँगे तो उनके लिए बड़ी-बड़ी इमारतें बनानी पड़ेंगी और इस तरह से धीरे-धीरे गाँव का विकास होगा और वह गाँव जो है वो नगर में बदल जाएगा। गाँव के संदर्भ में और कौन-कौन से परिवर्तन होंगे, ऐसा आपको क्या लगता है? तो देखिए, जब गाँव नगर में बदलता है, तो गाँव में तो पहले ग्राम पंचायत होती है, पंचायत ही सारा कार्यभार देखती है। लेकिन जब गाँव में जनसंख्या बढ़ती है, लोगों की संख्या बढ़ती रहती है, तो उस आधार पर सुविधाएँ बढ़ती हैं और उन सुविधाओं को और उन उतनी ढेर सारी जनसंख्या को सँभालने का काम अकेले ग्राम पंचायत के लिए संभव नहीं हो पाता है, तब वहाँ पर नगर पालिका या फिर नगर परिषद का उदय होता है, स्थापना होती है। फिर बहुत सारी नगरीय सुविधाएँ वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। कृषि की जगह ज़्यादातर कारखाने घेर लेते हैं और लगातार जनसंख्या बढ़ने से नगरीकरण से जुड़ी हुई समस्याएँ भी पैदा हो जाती हैं। गाँव में कारखाना शुरू होने से सबसे पहले तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ती है, क्योंकि जिस क्षेत्र में लोगों को दूसरे-दूसरे गाँव में मान लीजिए वहाँ पे लोगों को काम नहीं है कुछ भी, सिर्फ कृषि पर ही निर्भर थे और कृषि का कार्य तो साल भर नहीं होता है। तो क्या करते हैं वो उस कारखाने की ओर आकर्षित होते हैं, जहाँ पर उन्हें नौकरी मिल जाएगी और हर महीने पगार मिलेगी। तो इस तरह से जनसंख्या बढ़ती है, यातायात की सुविधाएँ बढ़ती हैं, गाड़ियों की संख्या बढ़ती है, सड़कें बनाई जाती हैं, फ्लाईओवर, ब्रिज बनाए जाते हैं। फिर अब जो लोग वहाँ पर जाके रह रहे हैं, मतलब टेम्पररी रहते हैं, तो उनके लिए होटल की व्यवस्था होती है। फुटकर दुकानें, जहाँ पर आप ₹10 ₹20 की चीज़ें भी खरीद सकते हैं, कि ₹10 का तेल दे दीजिए, ₹20 का चावल दे दीजिए। तो इस तरह से फुटकर दुकानें जो हमारे आस-पास होती हैं, उस प्रकार की दुकानें का उदय होता है वहाँ पर। फिर वैद्यकीय सुविधाएँ बढ़ती हैं।
वहाँ पे छोटे-छोटे पहले अभी गाँव में देखिए ज़्यादातर हकीम, नीम हकीम के ही काम होते हैं। लेकिन जब नगर में उसका परिवर्तन होता है इस इलाके का, तो वहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं और वैद्यकीय सुविधाएँ भी बढ़ती हैं, अस्पताल बनाए जाते हैं। नए-नए उस कारखाने से जुड़े अतिरिक्त और नए व्यवसाय भी जुड़ते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इन तीनों प्रकार के व्यवसायों का वहाँ पर उदय होता है। मनोरंजन के साधन बढ़ते हैं। बगीचे आ जाते हैं, थिएटर्स आ जाते हैं, मॉल बनाए जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे मनोरंजन के साधन आ जाते हैं वहाँ पर। सार्वजनिक अस्पताल बन जाते हैं। अब हर किसी के लिए संभव नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाके अपना इलाज कराए। तो इसके लिए वहाँ की जो नगर पालिका या फिर महानगर पालिका होती है, वो वहाँ पर सार्वजनिक जैसे कि हमारे यहाँ पे साइन हॉस्पिटल है और केम हॉस्पिटल है, इस तरह के सार्वजनिक अस्पताल बनते हैं। फिर दर्शनीय स्थलों का विकास होता है। हर एक इलाके में कोई न कोई घूमने की कुछ ऐतिहासिक रूप से जुड़ी हुई इमारतें होती हैं या फिर कोई संदर्भ होता है तो उनका भी विकास वहाँ पर होता है घूमने-फिरने की जगह। दूषित पानी के निकासी की व्यवस्था की जाती है। अब घरों से निकलने वाला दूषित पानी और कारखानों से निकलने वाला दूषित पानी, इन दोनों की व्यवस्था कराई जाती है, निस्तारण किया जाता है। सड़कों पर बिजली की आपूर्ति, इस तरह के सारे परिवर्तन मतलब और भी अधिक परिवर्तन वहाँ पर होते हैं, जिस इलाके में, जिस गाँव में कारखाने का उदय होता है वहाँ पर। अब जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कौन-कौन सी सुविधाएँ नगरीय भागों में विकसित करना आवश्यक है? अब जनसंख्या नगरों में जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। मुंबई में कुछ वर्षों तक जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि आज है। आज तो बहुत जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है मुंबई में भी। तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो कौन-कौन से विकास किए जाते हैं वहाँ पर? कौन-कौन से? तो जनसंख्या की पूर्ति करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पहले से ही नियोजन मतलब कुछ योजनाएँ तैयार की जाती हैं। उसके अंतर्गत अगले 20 वर्ष मतलब आगे आने वाले 20 वर्षों में जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है इतनी जनसंख्या और बढ़ जाए। तो उसके आधार पर आवासीय जगह मतलब रहने योग्य स्थान, व्यापार क्षेत्र, विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, सड़कें, गंदे पानी का निस्तारण, पानी पीने योग्य पानी की सुविधा, विद्युत आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, परिवहन के साधन, मनोरंजन के साधन और भी बहुत सारी सेवाएँ और सुविधाएँ वहाँ पर उपलब्ध करानी होती हैं। जैसे कि अभी देखिए, अभी न्यूज़ में दिखाया था 2 दिन पहले कि मुंबई में पानी की कटौती अभी से शुरू करनी होगी, क्योंकि इस साल जो पानी का भंडारण किया गया था, उसके आधार पर अगले बारिश आने तक उस पानी को हर व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए, उसके आधार पे पानी की कटौती की जाएगी। तो जहाँ पर 24 घंटे पानी आता है, वहाँ पे मात्र 1 घंटा या 2 घंटा ही पानी दिया जाएगा। क्या होता है ज़्यादा पानी देने से 24 घंटा पानी देने से उन लोगों को उस पानी की अहमियत, वैल्यू, मूल्य नहीं समझ पाते हैं और पानी लगातार बर्बाद करते रहते हैं। तो ये सरकार ही सही कदम उठाती है, जो पानी की कटौती करने के बाद लोगों को समझ में आता है कि हाँ, हमें पानी जतन करके रखना चाहिए। ये महानगरों की सबसे बड़ी समस्या है। अब नगरीय बस्ती, कोई गाँव जब नगर में बदलता है, तो उसके लिए कौन-कौन से महत्वपूर्ण घटक होते हैं जिसकी वजह से उस गाँव को नगर घोषित मतलब नगरीय बस्ती के रूप से जाना जाता है? तो सबसे पहले जिस बस्ती में या फिर जिस गाँव में काम करने वाले 75% पुरुष कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय करते हैं, मतलब खेती के अलावा वो दूसरा कार्य करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, कारखाने में काम करते हैं या फिर यातायात के इसमें काम करते हैं, तो ऐसी बस्ती को नगरीय बस्ती समझ लिया जाता है। ऐसी बस्ती में 5,000 से ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं, मतलब किसी गाँव की जनसंख्या अगर 5,000 हो गई है, तो वो फिर वो जो है वो गाँव नगर में
नगरीय बस्ती में बदल जाएगा। बस्ती की जनसंख्या का घनत्व प्रत्येक वर्ग किलोमीटर 1 वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति इस दर में होना चाहिए। 1 वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्ति, इस तरह से इसका घनत्व निकाला जाता है। तब हमारे पास ये आंकड़ा दिया हुआ है जिसमें सन 1961 से लेकर 2011 तक कितनी जनसंख्या बढ़ी नगरों में और कितनी बस्तियों की संख्या बढ़ी, इसके आधार पर ये आंकड़ा तैयार किया गया है। इसका आलेख है मेरे पास, ये देखिए। इस आलेख के आधार पर सन 1961 से लेकर 81 तक जनसंख्या का जो वृद्धि है वो उतनी तेज गति से नहीं हुई है। मात्र 5.55% ही जनसंख्या वृद्धि हुई थी नगरों में। लेकिन सन 1981 से लेकर सन 2011 तक, वैसे तो जनसंख्या का जो आंकड़ा इसमें दिखाई दे रहा है वो रेखालेख जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, मतलब धीरे धीरे आगे वृद्धि ही हो रही है। लेकिन 1981 से 2011 तक जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वह सबसे ज्यादा है, वह है 13.73%। और इस आलेख में जो कालांतर दिया हुआ है वो प्रत्येक 10 वर्षों का है। 1961 से 1971 10 वर्ष है, 71 से 81 10 वर्ष है। तो मतलब ये जो कालांतर दिया हुआ है ये 10 वर्षों का है। और 1981 से लेकर सन 2011 तक जनसंख्या नगरों में सबसे ज्यादा बढ़ी है और उसकी जो वृद्धि की गति है वो है 13.73%। अब नगरों की जो बस्तियां हैं उनकी संख्या कितनी बढ़ी है? तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है बस्तियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। मतलब गांव जो है वो नगरों में जो बदल रहे हैं वो भी बढ़ती चली जा रही थी। इस आंकड़े में सन 2011 में नगरीय बस्ती जो थी वो 7,935 है और उसके विपरीत अगर सन 1961 में देखा जाए तो बहुत ही कम है, 2,270। सन 1971 में नगरीय बस्ती बढ़ी थी, उसके बाद 1981 और 91 में नगरीय बस्ती में बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई थी। लेकिन ये वृद्धि सन 2001 से लगातार तेज गति से बढ़ती जा रही है। मतलब गांव जो है वो बड़ी तेज गति से नगरीय बस्ती मतलब नगरों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। मतलब गांव की संख्या कम हो रही है और नगरों की संख्या भारत देश में लगातार तेज गति से बढ़ती जा रही है। अब नगरों में जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि होने के पीछे क्या कारण है? क्यों इतनी तेज गति से जनसंख्या बढ़ती है शहरों में? मुंबई में बहुत समय पहले इतनी ज्यादा जनसंख्या नहीं थी, लेकिन आज तो ऐसी कंडीशन हो गई मुंबई की कि यहाँ पर लोगों को रहने के लिए भी घर की जो जरूरत होती है वो भी उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, फुटपाथ पर ऐसे झोपड़ी बना लेते हैं, उस पर रहने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि लगातार मुंबई में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। क्या कारण है? क्यों मुंबई में इतनी ज्यादा ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है? तो सबसे पहले, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई के बारे में, पुणे में भी ऐसा ही है, बेंगलुरु में भी ऐसा है, फिर नागपुर में भी, ऐसे बहुत सारे शहर हैं, लखनऊ है, इन सभी जगहों पे जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो सबसे पहला कारण है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण जिसमें उद्योग धंधे आते हैं, मशीनें आती हैं, कारखाने आते हैं, इनका समावेश इसमें होता है। औद्योगिकीकरण जो है वो नगरीकरण का सबसे बड़ा पोषक तत्व है। ये कारखाने, इन्हीं कारखानों में काम करने के लिए लोग बड़ी संख्या में इस ओर स्थानांतरित होते हैं, काम करने के लिए इस ओर आते हैं। और ये जो कारखाने वाले हैं ये अपने कारखाने में काम करने वाले लोगों के लिए रहने की भी व्यवस्था करते हैं, उनके फैमिली वालों की बारे में भी सोचते हैं, उनकी भी सुख सुविधाओं के बारे में सोचते हैं।
तो इस तरह से एक कारखाना जब तैयार हो बना एक जगह स्थापित किया जाता है, तो उसके आधार पर उस कारखाने के आधार पर दूसरी भी सुविधाएँ वहाँ पर उपलब्ध होने लगती हैं। औद्योगिकरण के कारण संबंधित प्रदेश का विकास तीव्र गति से होता है। जैसे कि जिस जगह पे खनिज निकाला जाता है, खनिज निकालने में मतलब कारखाने होते हैं, उसमें बहुत सारे संख्या में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या होता है कि ऐसी जगहों पर लगातार विकास होता रहता है और लोगों की संख्या बढ़ती रहती है। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के कारण मैंने आपको अभी बताया था कि कैसे मछुआरों की जो बस्ती मुंबई में पहले प्रसिद्ध थी, एक गाँव के रूप में, उसका जो मूल रूप था वो समाप्त हो गया और उसकी जगह पे वह नगर में बदल गया, महानगर में बदल गया। औद्योगिकीकरण के कारण रोजगार की उपलब्धता होती है और बेरोजगारी थोड़ी कम होती है। गाँव में खेती में काम करने वाले लोग ज्यादातर बेरोजगार ही होते हैं, क्योंकि जिनके पास खुद के खेत होते हैं चलो वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं तो उनके पास उसी समय काम होता है जिस समय वो उस खेत में काम करते हैं, उसके बाद वो बेरोजगार होते हैं। लेकिन कारखानों में ऐसा नहीं होता है, लोगों को हमेशा काम मिलता रहता है और उनको पैसे मिलते रहते हैं। औद्योगिकीकरण के कारण मुंबई भारत का सबसे समृद्ध महानगर और देश की आर्थिक राजधानी बन गई है, सिर्फ इसी उद्योग धंधों के ही कारण। और इससे आर्थिक विकास को भी गति मिलती है। पूरे देश में हमारा जो भारत देश अब तेज गति से विश्व की उस दौड़ में भाग ले रहा है, तो उसके पीछे सबसे मुख्य कारण है यही औद्योगिकीकरण, जिसकी वजह से हम उत्पादन करते हैं, हमारे देश में लोगों को काम मिलता है और हमारा आर्थिक विकास होता है और हमारे साथ-साथ देश का भी आर्थिक विकास होता है। व्यापार, व्यापार में मतलब खरीदना और बेचना इससे संबंधित है और इसी के साथ मांग और आपूर्ति, ये चीजें भी व्यापार के अंतर्गत आती हैं। किसी प्रदेश में जिस स्थान पर वस्तु को लाने, ले जाने, चढ़ाने, उतारने, जमा करके रखने योग्य स्थिति होती है, वहां पर व्यापार की वृद्धि होती है। व्यापार से संबंधित बैंक, अभी बैंक अस्तित्व में आ गया व्यापार के कारण, सहकारी संस्थाएं आ गई, गोदाम आ गए, शीत गृह जहां पर अनाज को सुरक्षित रखा जाता है, उपहार गृह आदि सेवाओं में भी वृद्धि होती है व्यापार के कारण। व्यापार में वृद्धि होने के कारण सड़क यातायात, परिवहन सेवाएं और निवास की सुविधा, ये इन सभी चीजों में भी वृद्धि होती है। व्यापार की वृद्धि देश के आर्थिक विकास का पोषण है और व्यापार के कारण रोजगार में वृद्धि होती है। जब किसी कारखाने में कोई चीज उत्पादित हो गई है और वह बेचने के लिए मार्केट में जाती है, तो उत्पादन से लेकर मार्केट में बेचने तक सब कुछ व्यापार से ही जुड़ा हुआ है। तो इससे लोगों की आय बढ़ती है और लोगों के जीवन स्तर में मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार आता है। प्रौद्योगिकीकरण और तकनीकी, टेक्नोलॉजी। अब हमने पहले के लोग क्या करते थे, खेती में जो अनाज पैदा होता था तो उसको अपने हाथ से ही ओसाते थे, काटते थे, लेकिन अब ये सारी चीजें जो है वो मशीनों द्वारा होती हैं। आपने यूट्यूब में कई बार देखा होगा ऐसे वीडियोस कि कैसे ये भाजी उगाया हुआ भाजी कैसे काटी जा रही है, कैसे खेतों से निकाला जा रहा है और ये सारा काम मशीनों द्वारा होता है। तो जितनी तेज गति से मशीनें काम करती हैं उतनी ही तेज गति से सारे कार्य होते हैं और वह तेज गति से मार्केट तक चीजें पहुंचती हैं समय से। अगर मान लीजिए पालक ही है सब्जी, खेत में उगाई गई और बाद में किसान ने उसकी बंडल बांध कर रख दिए और मार्केट तक पहुंचाने में उसे 3 दिन लग गए, तो क्या वो पालक किसी काम योग्य होगी? नहीं, वो खराब हो चुकी होगी। पालक को सही समय पर मार्केट तक पहुंचाने के लिए यातायात प्रौद्योगिकी इसकी जरूरत पड़ती है। ओके, नगरीकरण में ये दोनों बहुत ही सहयोगी हैं।
ग्रामीण भागों में कृषि व्यवसाय में प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, तकनीकी का उपयोग होता है, जिसकी वजह से अनाज में वृद्धि होती है। अनाज अनाज जो है दाने होते हैं, तो संकरित बीजों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि एक दाने से 100 दानों का निर्माण होता है, उत्पादन होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रौद्योगिकी और तकनीकी की वजह से हम अनाज में भी वृद्धि कर पा रहे हैं। सिंचाई की सुविधाओं का उपयोग करके खेती कर पा रहे हैं ऊंचाई वाले इलाकों में, जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं होती है। कृषि कार्य यंत्रों द्वारा किया जाने लगा है, जिससे कि मनुष्य बल की आवश्यकता कम हो गई है। खाली पड़े कृषि मजदूर काम करने के लिए कारखानों में जाते हैं और स्थानांतरित होते हैं, मतलब दूसरी जगहों पर जाते हैं। इससे कृषि पर पड़ने वाला मनुष्य बल का जो दबाव था वो भी धीरे धीरे कम हो गया है और बेरोजगारी में कमी आई है। यातायात और संदेश वहन, हमारे सब पास है यातायात के 4 साधन है। एक जमीन पे चलने वाला, एक वायु में चलने वाला, एक पानी वाला, ठीक है, और जल वाला। तो इस तरह से यातायात के साधनों के विकास की वजह से भी बड़ी मात्रा में नगरीकरण को सहायता मिली है। उसी के साथ संदेश वहन, आज हम लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं। अगर किसी को कुछ काम मतलब कारखाने में से कोई चीज कोई बेचनी है, तो मोबाइल द्वारा भी बेच पाते हैं। तो इतना ज्यादा विकास हो गया है कि अब हम आसानी से अपनी वस्तुओं को बेचने का काम कर सकते हैं। जिन बस्ती या गांवों में सड़कें, रेल मार्ग आदि यातायात के साधनों का विकास हुआ है, वहां नगरीकरण उतनी ही तेज गति से हुई है। मुंबई शहर देखिए इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका बन चुका है, महानगर बन चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों को उतना अधिक काम मिलता है। कोई भी यहाँ पर खाली नहीं बैठता, किसी के पास समय नहीं है। सब किसी ना किसी काम में व्यस्त रहते हैं। मुंबई कोंकण रेल विकास की वजह से इस मार्ग पर स्थित सावर्डे रत्नागिरी जिला में पड़ता है। जैसे गांव का नगरीकरण हुआ है, सिर्फ कोंकण रेल के कारण। इसी के साथ भुसावल भुसावल जब हम गांव जाते हैं तो रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है। तो भुसावल रेल मार्ग से जुड़ने की वजह से भुसावल का भी बड़ी तेज गति से विकास हुआ है। अब बात है स्थानांतरण। लोग स्थानांतरण क्यों करते हैं? स्थानांतरण मतलब एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाना। अब किसी न किसी कारणवश लोग स्थान बदलते हैं। अब ये स्थान बदलना जरूरी नहीं है कि परमानेंट ही हो। स्थानांतरण 2 प्रकार का होता है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा है देशांतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय में हम एक एक देश से दूसरे देश जाते हैं, किसी काम के सिलसिले में, या फिर परमानेंट भी जा सकते हैं। अब इस स्थानांतरण की जो अवधि है वो 4 प्रकार की है। कम समय के लिए, दीर्घकालीन मतलब अधिक समय के लिए, स्थायी मतलब परमानेंट, और अस्थायी मतलब टेम्पररी। अब देशांतर्गत में मतलब भारत देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य स्थानांतरण करते हैं, या तो फिर एक गांव से दूसरे गांव स्थानांतरण करते हैं, या तो एक शहर से दूसरे शहर स्थानांतरण करते हैं, या फिर गांव से शहर जाते हैं, या तो शहर से गांव जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का स्थानांतरण होता है। अब लोग स्थानांतरण करते क्यों हैं? तो काम धंधे के लिए, काम करने के लिए। अगर हमारे गांव में कारखाना नहीं है, दूसरे गांव में कारखाना है, तो हम क्या करेंगे? उस दूसरे गांव में जाकर बस जाएंगे, उस कारखाने में वहीं पर ही काम करेंगे। तो ये हमारा टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है स्थानांतरण। लड़कियां शादी होती है, तो कोई कोई लड़की की शादी विदेश में हुई तो वो उसका परमानेंट स्थानांतरण हो गया, या फिर किसी लड़की की शादी शहर में हो गई, वो गांव में रहती थी तो गांव से वो शहर चली जाएगी। तो इस तरह से स्थानांतरण होता है। ये एक बहुत ही प्रमुख घटक है नगरीकरण का। बिना स्थानांतरण के कोई गांव शहर में नहीं बदल पाता, नगर में नहीं बदल पाता। क्यों? क्योंकि गांव में जनसंख्या का जो आंकड़ा दिया गया था कि 5,000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, तब वह गांव जो है वो शहर में परिवर्तित होता है। ओके, मुंबई की तरफ लोग क्यों आकर्षित होते हैं? स्थानांतरण मुंबई की तरफ, पुणे की तरफ, बैंगलोर, इन शहरों की तरफ ही सबसे ज्यादा आकर्षित क्यों होते हैं? तो यहाँ पर लोगों को आसानी से काम मिल जाता है,
कम पैसे में रहने की व्यवस्था हो जाती है और बहुत सारे पैसे वो बचा भी पाते हैं और अपने जीवन स्तर को भी सुधार पाते हैं। अब मुंबई में तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको आकर्षित करती हैं, दूसरों को, गांव में रहने वाले लोगों को आकर्षित करती हैं। तो आकर्षण भी एक मुख्य कारण है स्थानांतरण के लिए। नगरीकरण के परिणाम, नगरीकरण के दोनों परिणाम हैं, एक तो उसके लाभ भी है और दूसरा हानि भी है। तो आज हम सिर्फ लाभ के बारे में ही पढ़ेंगे। नगरीकरण के लाभ, जात पात के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। अब किसी गांव में, किसी गांव का जब रूपांतरण नगर में होता है तो वहां पर दूसरे दूसरे क्षेत्रों से लोग आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे क्षेत्रों से लोग जो आ रहे हैं वो हमारी ही जात के हों, हमारे ही धर्म के हों। वो दूसरे धर्म के होते हैं, दूसरे जात के होते हैं। अब मुंबई में हम जहाँ पे भी रहते हैं तो हमारे अगल बगल में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हम उन लोगों से बातचीत करते हैं, उनके साथ में मिलजुल कर रहते हैं, एकता बनाकर रखते हैं। तो इसे हम सामाजिक एकता कहते हैं। तो ये जो सामाजिक एकता है ये हमें सिर्फ नगरों में ही देखने को मिलती है। गांव में इस प्रकार की सामाजिक एकता मिलती है लेकिन वो टुकड़ों में बटी हुई होती है। हर एक जात, हर एक धर्म का, हर एक जात का अपना अपना एक डेरा जैसा बना होता है जहाँ पे लोग गांव में रहते हैं। यहाँ पर कैसे मुंबई में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। मुंबई जैसे नगरों में रोजगार उपलब्ध होने के कारण लोग विभिन्न विभिन्न राज्यों से आते हैं, स्थानांतरित होते हैं और यहाँ पर जनसंख्या जो है वो मिश्रित स्वरूप की हो जाती है। सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और ये लोग आपस में अपनी परंपराओं को, अपनी रूढ़ियों को आपस में बांटते हैं। जैसे कि जैसे मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं तो हम उनको ईद की बधाई देने जाते हैं। हिंदू दिवाली मनाते हैं तो मुस्लिम क्रिश्चियन लोग दिवाली की बधाई देने आते हैं। सब लोग अपना खान पान एक दूसरे से बांटते हैं। तो इस तरह का व्यवहार जो है वो हमें नगरों में ही देखने को मिलता है। और वो जो कट्टरवादिता होती है कि नहीं हम ब्राह्मण हैं, नहीं हम वैश्य हैं, नहीं हम शूद्र हैं, तो ये जो कट्टरवादिता वाली जो भावना होती है वो धीरे धीरे शहरों में शिथिल कम होती चली जाती है। यहाँ पर मुंबई में शहरों में इस तरह की बातें बहुत ही कम सुनाई देती हैं। तो लोगों को जाति भेद नष्ट करने की भी, जाति भेद मन में जो गलत ख्याल आते हैं वो भी नष्ट करने की सहायता हमको मिलती है। आते हैं आधुनिकीकरण। अब ये आधुनिकीकरण जो है ये कपड़ों से संबंधित नहीं है, ये विचारों से संबंधित है। हम चीजों को आधुनिकी तरह तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लोगों से अभी आज के समय में, लॉकडाउन के समय में क्या हुआ, हमें सब सारी जानकारी जो है वो मोबाइल के माध्यम से ही मिल रही है, टीवी के माध्यम से ही मिल रही थी। आधुनिकीकरण, विविध प्रदेशों से लोगों का स्थानांतरण होता है। लोग अपने ज्ञान का, कौशल का और जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। ये आधुनिकीकरण के अंतर्गत होता है। नई सूचना और नई जानकारी और उन सामग्रियों का लाभ कैसे लेना है, हमें सब टीवी और मोबाइल द्वारा पता चलता है। यूट्यूब पर देखिए, जो चीजें नई जानकारी नहीं है उसके बारे में भी जानकारी हम यूट्यूब से ले सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐप हैं जिनके माध्यम से हम ये सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। उद्योग धंधे और व्यवसाय, मान लीजिए किसी को नया उद्योग धंधा स्टार्ट करना है तो उसके लिए कौन कौन से घटक जरूरी है, कौन कौन सी चीजें जरूरी है, तो वो सब भी हम मोबाइल के माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी अद्यतन जानकारी, अभी आज के समय में मुंबई में क्या जनसंख्या है, आज के समय उत्तर प्रदेश में क्या जनसंख्या, सोने का भाव क्या है, आज कौन सा शेयर मार्केट में कौन सा शेयर नीचे गिर गया, कौन सा शेयर ऊपर उठ गया, ये सारी जानकारी जो है हमें कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से मिल जाती है। तो हम क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन का स्तर जो है वो ऊंचा होता जा रहा है, हम आधुनिक होते जा रहे हैं और हमने पुराने विचार, पिछड़ी हुई चीजें जो है वो छोड़ दी है। अब नगरों में सुख सुविधाएं, कौन कौन सी सुख सुविधाएं हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो सबसे पहले ये गगनचुंबी इमारतें जो आसमान को छूती हुई दिखाई देती हैं,
इस तरह के घरों में रहने का जो स्वप्न होता है लोगों को, वो भी उनको आकर्षित करता है नगरों की ओर। मॉल, मॉल में लोग घूमने जाते हैं। गाँव से लोग आते हैं तो सबसे पहली इच्छा उनकी यही होती है कि चलो किसी मॉल में हमको घुमाने ले चलो। तो ये भी एक स्थानांतरण और नगरों की ओर आकर्षित होने का एक कारण प्रमुख कारण है। बाग-बगीचे, घूमने-फिरने के स्थल, दर्शनीय स्थल, वो सब भी आकर्षित करते हैं। इस प्रकार की सड़कें, नीचे सड़क है, उसके ऊपर ब्रिज है, उसके ऊपर ब्रिज है। इस प्रकार की जो ब्रिज वाली सुविधाएँ हैं, ये सब लोगों को आकर्षित करती हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन में लगने वाली भीड़, ये सब भी लोग देखते हैं। बड़े-बड़े अस्पताल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, टेक्नोलॉजी से पढ़ाया जाने जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, डिजिटलाइज़ेशन, नगरीय क्षेत्र में अनेक सुख-सुविधाएँ विकसित होती हैं। इसमें यातायात, संदेश वहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अग्निशमन आदि सुविधाएँ इसमें महत्व रखती हैं। उच्च स्तर की परिवहन सेवाएँ, मतलब अगर किसी को अर्जेंट में गाँव पहुँचना है, तो शहर से गाँव पहुँचना उसके लिए आसान हो जाता है। वो फटाक से अपनी और अभी आज के डेट में देखिए हमको कहीं पहुँचना है मुंबई शहर में, तो हम तुरंत मोबाइल में मैसेज डालते हैं, ओला या उबेर बुक कर लेते हैं और तुरंत वो हमारे घर के सामने आ जाती है और हमें समय से पहुँचा देती है। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता है, गाँव में अगर अगर गाँव में घर एकदम अंदर की तरफ है, तो बाहर मेन सड़क तक आते-आते ही कई कितना समय निकल जाता है और कई बार ऐसा होता है कि यातायात के साधन ना मिलने की वजह से हमारी दूसरी जो बुकिंग होती है वो खराब हो जाती है। तो इस तरह की समस्या नगरों में नहीं होती है। पुणे जैसे बड़े नगर में उच्च शिक्षा की सुविधा होने के कारण सुशिक्षित और तकनीकी ज्ञान में पारंगत कुशल मनुष्य बल वहाँ पर उपलब्ध होता है। अभी मुंबई में भी सब पढ़े लिखे चतुर्थ श्रेणी वाले भी लोग यहाँ पर काम करते हैं। उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने के कारण असाध्य रोगों का उपचार करना संभव हो गया है। अब यहाँ पर अभी जैसे कि गाँव में किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है और मतलब उसको बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, वो नहीं ठीक हो पा रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो शहरों की ओर आकर्षित होते हैं इलाज करने के लिए। क्यों? क्योंकि शहरों में बड़े से बड़े डॉक्टर उपलब्ध होते हैं और सार्वजनिक हॉस्पिटल्स होते हैं, जहाँ पर कम पैसे में गरीब लोगों का भी इलाज हो जाता है। तो इस तरह से सामान्य लोगों के स्वास्थ्य में अनुकूल बदलाव देखा गया है। नगरों में बहुत सारी सुविधाएँ होती हैं, जिसकी वजह से लोग इस ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहा जाता है कि भूखा नहीं सोता है। हर किसी को कोई ना कोई काम मिल जाता है और वह अपना विकास करता है। सर पीपीटी समाप्त हुआ। हेलो, हेलो। अब एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है नगरीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है। नगर जब बनते हैं, गाँव से जब नगर बनते हैं, तो ये जनसंख्या के कारण बनते हैं। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें इसका संबंध डायरेक्ट जनसंख्या से होता है, जनसमुदाय से होता है। नगरीकरण भौगोलिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत जनसंख्या विभिन्न कारणों से एक भूप्रदेश, एक स्थान से दूसरे भूप्रदेश मतलब दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करती है। ग्रामीण भाग से नगरीय भाग में स्थानांतरित जनसंख्या नगरीय जीवन शैली, नगर में जो जीवन शैली, जो रहन-सहन का स्तर होता है, उसके आधार को उसको स्वीकार करती है। उसके आधार पर यहाँ पर रहती है। विलियम स्कॉट के अनुसार नगरीकरण नगरीय व्यवहार अर्थात व्यवहार का एक प्रकार और आधुनिक सुधारवादी विचारों के विस्तार की प्रक्रिया है। नगरों में रहने वाले गांव के
लोगों की तरफ पिछड़ी हुई बातें नहीं करते, वो आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, स्वयं का भी विकास करते हैं और अपने साथ-साथ दूसरों का भी विकास करते हैं। जैसे कि कारखाने में कोई किसी ने कारखाना स्थापित कर लिया है, तो वो मालिक सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचता है, उसके साथ-साथ, उसके विकास के साथ-साथ उस कारखाने में काम करने वाले लोगों का भी विकास होता है और उनके साथ-साथ उनके परिवार वालों का विकास होता है। तो क्या होता है, नगरों में सिर्फ एक व्यक्ति या एक ही परिवार का विकास ना होकर सभी का विकास होता है और जब नगरों का विकास होगा तो ऑटोमेटिकली देश का भी विकास होता है। यस, दीपक मौर्य बोलिए बेटा। हाँ सर। हेलो। हाँ हाँ मैं बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे कोरियर करना है क्या। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। वन मिनट। ओके, तो नगरीकरण से हमने यही समझा कि किसी एक गांव का विकास जब होता है, वहां पर जनसंख्या बढ़ती है, तो वह धीरे धीरे नगर में परिवर्तित होती है। वहां पर बढ़ने वाली जनसंख्या के पीछे मुख्य कारण औद्योगिकरण होता है। वहां पर होने वाले व्यापार होते हैं, वहां की सुख सुविधाएं होती हैं, जिसकी वजह से लोग स्थानांतरण करते हैं और स्थानांतरण के कारण ही कोई क्षेत्र जो है वो नगर की बस्ती में बदलता है। ओके, इसके बाद जो हानि वाला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।